डेट है आज 21 अगस्त 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे जो कुछ करंट अफेयर और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे। फर्स्ट टॉपिक है न्यू स्पीसीज ऑफ कैस्केड फ्रॉग डिस्कवर्ड इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में एक नई स्पीसीज मेंढक की मिली है भाई साहब, फ्रॉग की। जो देख रहे हो आप इमेज में, ये है मेंढक। इसका नाम रखा गया है अमोलोप्स आदिकोला। इसका नाम जो आदिकोला रखा गया है, यहाँ पे आदि हिल्स है अरुणाचल प्रदेश में। आदि हिल्स, आदि हिल्स मतलब आदि की पहाड़ियाँ, और इसी के पास आदि पहाड़िया के पास आदि ट्राइब रहते हैं। आदि ट्राइब यानी कि आदि जनजाति के लोग। आदि कास्ट का नाम है, जात का नाम, अनुसूचित जनजाति में आते हैं, एसटी कैटेगरी में ये आदि ट्राइब। तो यहाँ आदि ट्राइब के नाम पे ही, आदि हिल्स के नाम पे ही इनका नाम रखा है, इस मेंढक का नाम रखा है अमोलोप्स आदिकोला। तो बस ये याद रखना है कि यूपीएससी एक क्वेश्चन हमेशा ऐसा पूछती है, एक नाम दे देगी, पूछ लेगी ये है क्या। तो ये मेंढक की प्रजाति है और कहाँ पे मिली है, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट टॉपिक है वेब ऐप ऑफ द इंडस स्क्रिप्ट बुक इनॉग्रेटेड। एक अभी साइट, यानी कि जैसे आपकी google.com है या यूपीएससी की साइट है इंटरनेट पे, ऐसी वेब ऐप यानी कि साइट बनाई है इंडस स्क्रिप्ट बुक के लिए। अभी इनॉग्रेट की है, मतलब आरंभ की है। इंडस स्क्रिप्ट क्या है? देखो, स्क्रिप्ट का मतलब आप जानते हो लिपि होती है, और इंडस मतलब हड़प्पा संस्कृति जो थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, उसकी ये स्क्रिप्ट है, लिपि। ये स्क्रिप्ट भाई साहब आज तक डेसिफर नहीं की गई है। डेसिफर का मतलब होता है अर्थ निकालना, अर्थ निकालना। जैसे मान लो कोई भी स्क्रिप्ट है, अशोकन स्क्रिप्ट मिली थी, उनको डेसिफर कर लिया गया है, जेम्स प्रिंसेप ने किया था। ये सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है अब तक जो डेसिफर की गई है, अशोकन स्क्रिप्ट। मतलब जो अशोक राजा थे, अशोक किंग थे मौर्यन काल में, मौर्यन डायनेस्टी के किंग अशोक, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, लिपि थी, उसको तो कर लिया गया है। जेम्स प्रिंसेस थे जिन्होंने सबसे पहले की थी ये डेसिफर। लेकिन जो सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट मानी जाती है, ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट, वो हड़प्पा संस्कृति की स्क्रिप्ट है, लेकिन अभी तक डेसिफर नहीं की गई है। ये भाई साहब एक सेंटर है, इंडस रिसर्च सेंटर, जो रोजा मुतिया रिसर्च लाइब्रेरी का ही पार्ट है। इसने ये लॉन्च किया है ऐप, वेब ऐप, यानी कि एक साइट इंटरनेट पे। ये चेन्नई में लॉन्च की है, induscript.in ये साइट है, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। ये कुछ स्क्रिप्ट है भाई साहब, ये जो आपको दिखाई दे रही है सील पे, ये हड़प्पन की ही सील है जो मिली थी कुछ खुदाई में। खुदाई करते थे, जो खुदाई करते हैं ना आर्कियोलॉजिस्ट, खुदाई करने पे ये सील मिली थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन थी जो 2500 बीसी से लेके 750 बीसी तक जो हड़प्पा संस्कृति के लोग रहते थे हमारे इंडिया में और पाकिस्तान बॉर्डर पे। पाकिस्तान और इंडिया पे कई साइट मिली हैं, आपने पढ़ा भी होगा हड़प्पा के बारे में। तो ये कुछ स्क्रिप्ट है। देखो स्क्रिप्ट क्या होती है, जैसे आपकी हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज किस में लिखी जाती है? देवनागरी स्क्रिप्ट। जैसे ए आ ई, ये क्या है? ये स्क्रिप्ट है। जैसे इंग्लिश लिखते हो आप, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, भाषा। और जो ये ए बी सी डी जिससे हम लिखते हैं इंग्लिश, ये ए बी सी डी, ये क्या? ये है स्क्रिप्ट, ग्रीक स्क्रिप्ट। समझ गए हो? ऐसे अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग स्क्रिप्ट है। कुछ लैंग्वेज की सेम भी है, जैसे संस्कृत और हिंदी की क्या है स्क्रिप्ट? देवनागरी। तो ये स्क्रिप्ट है जो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी है जो, वो इसको फाइनेंशियल ग्रांट देगा इस स्क्रिप्ट को, मतलब इस स्क्रिप्ट को वेब ऐप में डेवलप करने के लिए। यानी कि जो साइट डेवलप की है, उस साइट को डेवलप करने के लिए इसने डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने दिया है। जो भी पैसा इसमें आएगा, खर्चा आएगा, एक्सपेंडिचर आएगा। जो ये इंडस स्क्रिप्ट है, इसके जो टैक्स वगैरह, कंकोर्डेंस या टेबल्स, ये किसने लिखे हैं? इरावथम महादेवन ने लिखे हैं। एक आदमी है भाई साहब, इसने एक बुक लिखी है इंडस स्क्रिप्ट पे, ताकि लोग स्टडी करना चाहे, कोई डेसिफर करना चाहे तो कर सके। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ढूंढे जाने वाली ये स्क्रिप्ट है। रिसर्चर्स इस पर बहुत कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसे डेसिफर नहीं कर पाए। इसकी जो पहली बुक थी ना, जो ये वाली, जो ये इरावथम महादेवन ने जो लिखी थी, वो 1977 में ये पब्लिश की थी ये बुक। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये पब्लिश की थी, जारी की थी ये बुक। और आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया क्या है? ये भाई साहब दिल्ली में है इसका सेंटर, और ये 1861 में बनाया था, आज़ादी से पहले। एलेक्जेंडर कनिंगम नाम का एक आदमी था, उसने बनाया था, और वही इसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल भी था। लेकिन अब ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर काम करती है, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और हड़प्पन स्क्रिप्ट देखो कुछ इस तरह की होती है, उन सील पे पाई गई थी, और इस तरह से इसका कलेक्शन किया है।
ये आज तक नहीं पता लगा पाए कि ये लैंग्वेज में क्या क्या लिखते थे, इनका क्या मतलब है। ये जो पिक्टोरियल जो बना रखी है ना पिक्चर के रूप में ये वर्ड, इनकी ये है भाई साहब ये सारी स्क्रिप्ट। अगर आप डेसिफर कर पाओ तो लिख लो, इसको कर पाओ पता लगा पाओ इनका क्या मतलब था। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविस्ट फ्ले एग्जाम्पन टू डिसेबिलिटी कोटा रूल्स। कुछ एक्टिविस्ट हैं यानी कि समाज सेवक, गवर्नमेंट ने कुछ जो डिसेबिलिटी पीपल को कोटा दिया गया है, रिजर्वेशन दी गई है विकलांग लोगों को, उनमें कुछ छूट दी गई है, उनमें कुछ रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट ने लगाई हैं, तो उन्हीं को ही ये कंसर्न जताइए, परेशानी जताइए। समाज सेवक हैं जो एक्टिविस्ट हैं वो क्या है, देखो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है जो, उसने अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जो 2016 में एक एक्ट बनाया था कानून, राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, यानी कि जो विकलांग लोग हैं जिनके हाथ पैर खराब हैं, ऐसे डिसेबल पीपल, दिव्यांग जन भी बोलते हैं जिन्हें, तो ये लोगों को उनमें कुछ राइट दिए गए थे और 4% की रिजर्वेशन दी गई थी जॉब्स में, कि गवर्नमेंट जो एस्टेब्लिशमेंट हैं उनमें 4% रिजर्वेशन थी कि 4% रिजर्व रहेंगी विकलांग लोगों के लिए। ये सेक्शन 34 कहता है इस एक्ट का ये 34 सेक्शन बोलता है कि इन्हें 4% रिजर्वेशन दी जाएगी गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में, गवर्नमेंट जॉब वगैरह में। लेकिन ये कहा है अभी नोटिफिकेशन में कि ये जो 4% की रिजर्वेशन है भाई साहब कुछ कैटेगरी में लागू नहीं होगी, जैसे आईपीएस की पोस्ट है, इंडियन पुलिस सर्विस, उसमें लागू नहीं होगी, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स पुलिस है उसमें लागू नहीं होगी, दिल्ली पुलिस है या अंडमान निकोबार आइलैंड लक्षद्वीप दामन दीव दादर नगर हवेली की जो पुलिस फोर्स है उसमें लागू नहीं होगी, उसमें अप्लाई नहीं होगी। और एट द सेम टाइम जो मिनिस्ट्री है उसने इश्यू किया है नोटिफिकेशन कि देखो इसमें डिस्टिंक्शन किया है कि दिव्यांग जन को किस में उसे रिजर्वेशन मिलेगी और किस में नहीं, मतलब कॉम्बेंट और नॉन कॉम्बेंट रोल्स में सिक्योरिटी फोर्सेस के डिस्टिंक्शन किया है। कॉम्बेंट का मतलब है कि जो लड़ने वाली फोर्स होती है, जो लड़ती है, नॉन कॉम्बेंट जो लड़ाई नहीं करती है, तो दोनों में अंतर बताया कि कहाँ कहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन मिल सकती है। मिनिस्ट्री ने कुछ ऐसी कॉम्बेंट पोस्ट हैं जो एग्जेम्प्ट किए हैं, यानी कि उनको रिजर्वेशन नहीं मिल सकती विकलांग लोगों को। किस किस में, जैसे बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या है भाई साहब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो हमारा हिंदुस्तान है ना, ये है अपना हिंदुस्तान, ये जो पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान के बॉर्डर पे बीएसएफ तैनात रहती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और बांग्लादेश के बॉर्डर पे भी बीएसएफ तैनात रहती है, सुरक्षा करती है। हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में आती है, मतलब मिलिट्री पैरा मिलिट्री फोर्स है। मिलिट्री में तो 3 आते हैं आपको पता है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और जो बाकी की फोर्स हैं वो पैरा मिलिट्री में आती हैं। कौन कौन सी, जैसे एक तो बीएसएफ जो पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे सिक्योरिटी सुरक्षा प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये रिजर्व रहती है, रिजर्व इसके नाम में लिखा है रिजर्व, कहने का मतलब है ये अपने हिंदुस्तान के अंदर ये कहीं पे कैंप बना देते हैं, वहाँ पे रहती है, और फिर जब भी जरूरत होती है इसको बुलाते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। मान लो कहीं पर रियोट्स हो गए, दंगे हो गए, तो सीआरपीएफ को बुलाया जाएगा, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को। या फिर माओइस्ट कहीं पे, जैसे यहाँ पे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यहाँ पे जो माओइस्ट है, नक्सलवाद है, नक्सलिज्म, इसको रोकने के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सीआरपीएफ। तो इस तरह से सीआरपीएफ हमें सिक्योरिटी देती है हमारे देश में। नेक्स्ट है अपनी सेंट्रल इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। ये आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन वगैरह पे भी रहती है, या फिर गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट कंपनी है या गवर्नमेंट की बिल्डिंग है, उनमें ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है सीआईएसएफ। नेक्स्ट है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, ये इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर लगता है उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है आईटीबीपी, ये इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स। नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे करती है। और एक है असम राइफल्स, असम राइफल्स यहाँ पे करती है भाई साहब, जो ये म्यांमार का बॉर्डर है अपना, ये म्यांमार के बॉर्डर पे असम राइफल्स यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। तो अब कंसर्न क्या है, ये इसमें 4% रिजर्वेशन का जो प्रोविजन है विकलांग लोगों के लिए, इसमें अप्लाई नहीं होगा। और क्या क्या कंसर्न है, देखो ये प्रोविजन है एक्ट की, जो ये एक तरह से ब्लैंकेट एग्जाम्पशन नहीं देती हैं, कहने का मतलब सारी पोस्ट पे एग्जाम्पशन नहीं देती हैं पीडब्ल्यूडी को, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो विकलांग लोग हैं उनको हायर करने में। सिर्फ जो कॉम्बेंट रोल्स है ना उनमें इनको एग्जाम्पशन दी गई है, मतलब उनमें इनको नहीं किया जाएगा रिक्रूट, जो लड़ने वाली पोस्ट हैं। कुछ और रोल्स हैं जो पीडब्ल्यूडी को पुलिस फोर्स में
लिया जा सकता है। जैसे मान लो नॉन कॉम्बैट रोल्स है, क्लर्क वाले रोल है, क्लर्क वाले रोल वगैरह में लिया जा सकता है इनको, लेकिन जो कॉम्बैट रोल्स है उन कैटेगरी में नहीं लिया जाएगा। अब ये एक्ट क्या है 2016 को, थोड़ा इसकी प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में ये लागू किया। इससे पहले 1995 का एक्ट था जो विकलांग लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता था, लेकिन इसको रिप्लेस कर दिया 2016 के इस एक्ट ने। अब ये एक्ट रिपील कर दिया और अब ये वाला 2016 वाला एक्ट लागू होता है। ये इंडियन लॉज में एक तरह से जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये यूनाइटेड नेशन के भाई साहब कुछ राइट्स हैं, मतलब कुछ डिक्लेरेशन है, डॉक्यूमेंट हैं जो विकलांग लोगों के लिए जारी होते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडिया भी इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने भी साइन किया है। तो इसको ही फुलफिल करने के लिए ये एक्ट पास किया गया इंडिया में। डिसेबिलिटी का जो कंसेप्ट है एक डायनेमिक कंसेप्ट है, इवॉल्विंग कंसेप्ट है। इसमें जब ये 2016 का एक्ट पास किया था तो इसमें 21 कैटेगरी रखी गई विकलांग लोगों की, कि 21 कैटेगरी में आएंगे विकलांग लोग। पहले 7 कैटेगरी थी, 1995 का एक्ट था, मतलब 7 कैटेगरी वाले लोगों को ही विकलांग यानी कि डिसेबल समझा जाता था, लेकिन अब 21 कैटेगरी कर दी है। 21 आपको याद रखना है। और इनमें वो भी हैं, जैसे मान लो जो स्पीच या लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, हकले होते हैं, बोल नहीं सकते ढंग से या बोल ही नहीं सकते, तो ये भी अब डिसेबिलिटी में आता है। और जो एसिड अटैक विक्टिम है, ऐसी महिलाएं होती हैं जिनके एसिड फेंक दिया जाता है, ऐसी महिलाओं को भी रखा गया है डिसेबिलिटी में। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी नोटिफाई किया है कि स्पेशल डिसेबिलिटी की जो कैटेगरी डिफाइन करेगी उसको गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है ये एक्ट पास करके। देखो ये एक्ट पास किया पार्लियामेंट में, अब पार्लियामेंट में बार बार तो एक्ट पास नहीं करेंगे कि मान लो किसी कैटेगरी को डिसेबिलिटी में डालना है, जैसे 7 से 21 कैटेगरी बढ़ाई, मतलब बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी इस एक्ट के द्वारा पास करके। लेकिन अब आगे मान लो कोई और कैटेगरी जोड़नी है, 21 से 22 करनी है, तो वो पावर दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को। और सेंट्रल गवर्नमेंट, और आप जानते हो कि पार्लियामेंट में फ़र्क क्या होता है। पार्लियामेंट तो भाई साहब पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिला के पार्लियामेंट बोलते हैं। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री और जो रूलिंग पार्टी के जैसे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये इसको बोलेंगे गवर्नमेंट सरकार। अब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करके 21 कैटेगरी से आगे भी इंक्रीज कर सकती है। और ये जो भी मतलब राइट्स मतलब प्रोवाइड करते हैं डिसेबिलिटी पीपल को, मतलब इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये लॉ लाया गया था। हर एक जो चाइल्ड है उसको क्या है, जो डिसेबल्ड पीपल है 6 ईयर से लेके 18 ईयर्स तक उसे राइट टू फ्री एजुकेशन का जो अधिकार है वो प्रोवाइड किया जाएगा, ये भी इंश्योर किया गया। गवर्नमेंट के जो फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं या गवर्नमेंट के और रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट हैं उनमें सब में क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाएगी चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी को, यानी कि डिसेबल चिल्ड्रन को, जो भी ऐसे बच्चे हैं। और अगर कोई वायलेशन करता है इस एक्ट का तो वो एक तरह से उन्हें सज़ा मिलेगी, ऑफेंस समझा जाएगा, अपराध समझा जाएगा। जब भी पर्सन विद डिसेबिलिटी के अगेंस्ट कोई भी ऐसा ऑफेंस होगा उसके लिए पेनल्टी लगेगी, दंड दिया जाएगा। और इस एक्ट का वायलेशन करेगा तो भी उसके लिए प्रोविजन है इस एक्ट में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना यूएस नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेड पैक्ट। अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है उसने कमेंट किया है, उसने बोला है कि यूएस और इंडिया की बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो बायलैटरल का मतलब होता है 2 कंट्री के बीच में एग्रीमेंट, तो यूएस इंडिया का जो बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो समझौता है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी ये ब्लीक में है। ब्लीक का मतलब अंधकार में, एक तरह से अभी ठंडे बस्ते में पड़ा है, अभी हुआ नहीं है। तो क्या हाईलाइट रही स्पीच में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, जो मिनिस्टर हैं ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के, उसने बोला कि देखो फर्स्ट टाइम न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ने, यानी कि यूएस में नया एडमिनिस्ट्रेशन आया, उसने दोनों गवर्नमेंट ने, इंडिया की ने और यूएस की गवर्नमेंट ने पोजीशन बताई है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में अभी क्या है, ये ट्रेड इशू पे रिजॉल्व नहीं हो सका है। ट्रेड इशू पे कुछ इशू चल रहे हैं, व्यापार जो होता है एक दूसरी कंट्री के साथ में, और कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उनको लेके भी दोनों कंट्री के बीच में इशू है। नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर क्या होते हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। मेन मकसद इस न्यूज़ का पढ़ने का हमारा यही है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है और नॉन टैरिफ बैरियर और टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इसमें। अभी क्यों न्यूज़ में आया वो पढ़ रहे हैं हम। जो मिनिस्टर है उसने बोला है कि हम आगे भी बांग्लादेश के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सकता है हमारा, और भी कंट्री जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ अर्ली हार्वेस्ट डील हो सकती है, एक डील हो सकती है।
बाकी की जैसे कंट्री हैं, जैसे मान लो यूके, यूएई और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, इसकी जो कंट्री हैं उनके साथ भी ट्रेड डील, ट्रीटी वगैरह संधि साइन हो सकती है। तो अब हमारे लिए जानना जरूरी है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। देखो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक पैक्ट ही होता है, एग्रीमेंट, समझौता होता है, जो दो या दो से ज़्यादा अधिक कंट्रीज़ के बीच, नेशन के बीच, राष्ट्र के बीच साइन होता है, ताकि जो बैरियर्स हैं, टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, उनको एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो लगते हैं ना टैक्स, टैक्स वगैरह लगाते हैं, ड्यूटी, उनको रिड्यूस किया जा सके। इसका मतलब ये है कि जो फ्री ट्रेड पॉलिसी होती है, इसमें गुड्स और सर्विसेज खरीदे और बेचे जा सकते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पे, दो या दो से अधिक कंट्री के बीच में, जिनमें गवर्नमेंट या तो टैरिफ लगाएगी, बहुत ही कम टैक्स लगाएगी, और या तो बिल्कुल ही नहीं लगाएगी, नो गवर्नमेंट टैरिफ नहीं होगा, ना ही कोई कोटा होगा, ना सब्सिडी, ना प्रोविजन, मतलब कोई भी ऐसी रोक नहीं लगाई जाएगी। एक्सचेंज होगा जब गुड्स और सर्विसेज का, माल और वस्तुओं का एक्सचेंज होगा जब। फ्री ट्रेड का बेनिफिट क्या होता है? ये बेनिफिट होता है कि भाई साहब देखो, ये जो भी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या टैक्सेशन का प्रिंसिपल है, ये सबसे पहले जो बेनिफिट जो होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, सबसे पहले पब्लिश किया था 1817 में डेविड रिकार्डो नाम के एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट, इसने ये बताया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। और एशियन डेवलपमेंट बैंक है जो, उसके एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसका एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अभी इंडिया का 42 ट्रेड एग्रीमेंट है, 42 ट्रेड एग्रीमेंट, जिनमें प्रेफरेंशियल एग्रीमेंट भी है। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से पहले एक प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जिसमें कुछ गुड्स को, मतलब वस्तुओं को प्रेफरेंस दी जाती है और उन पर टैरिफ यानी कि टैक्स घटाया जाता है एक दूसरी कंट्री जो व्यापार करती हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, उनके बीच में। अर्ली हार्वेस्ट डील क्या है? ये डील देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ही होती है ये डील भी, जिसमें कुछ टैरिफ वगैरह बैरियर्स या लिमिटेड गुड्स पे, कुछ लिमिटेड गुड्स का मतलब है कुछ वस्तुओं को घटाए जाते हैं ताकि ट्रेड प्रमोट हो सके एक दूसरी कंट्री के बीच में। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ये अर्ली हार्वेस्ट डील होती है ये भी, और प्रेफरेंशियल जो एग्रीमेंट है वो भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से पहले ही होता है। अब ये टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स का मतलब होता है एक तरह से रुकावट। तो टैरिफ बैरियर हो गए टैक्स या ड्यूटी से, मतलब जो टैक्स लगता है ना भाई साहब बॉर्डर पे, जो गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं उन पर टैक्स लगता है, वो होता है टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है ये जब भी ऐसी बाधाएं जो टैरिफ के अलावा, टैक्स के अलावा जो और कोई बाधाएं, हर्डल्स आती हैं व्यापार करने में, वो होती हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिया जाता है किसी भी कंट्री के द्वारा इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि टैरिफ बैरियर्स वो हो गए जो टैक्स और ड्यूटी, और नॉन टैरिफ बैरियर्स हो गए कोई भी रेगुलेशन, कंडीशन, रिक्वायरमेंट या फॉर्मेलिटीज। जैसे मान लो कोई कंट्री कोटा फिक्स कर देगी कि हम, मान लो यूएसए ने कर दिया, यूएसए डिक्लेयर कर देगी हम जो क्या है, हम इंडिया से सिर्फ 10 क्विंटल मैंगो इंपोर्ट करेंगे। यूएस ने बोल दिया हम सिर्फ 10 क्विंटल ही हम आयात करेंगे, इससे ज़्यादा आयात नहीं करेंगे मैंगो। तो ऐसा कुछ कोटा फिक्स कर देती है कोई गवर्नमेंट, तो इसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ बैरियर, समझ गए हो? या कोई रेगुलेशन लगा देगी, नियम रूल्स और बना देगी, कोई कंडीशन रख देगी कि हमारे यहाँ तो भाई साहब आपसे जो सामान आ रहा है, बीमार हो रहे हैं लोग, तो वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगी, कंडीशन रख देगी, या कोई रिक्वायरमेंट या कोई फॉर्मेलिटी जैसी लगा देती है। ये होते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। नेक्स्ट है राजनाथ ओपन्स डिफेंस स्टार्टअप चैलेंज 5.0। 5.0 का मतलब है 5वां फेज शुरू किया है ये डिफेंस में प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। हमारे देश में डिफेंस का जो भी इक्विपमेंट बनते हैं, मान लो रक्षा के लिए हेलीकॉप्टर वगैरह, मिसाइल्स वगैरह या कोई गन वगैरह, उनका प्रोडक्शन बढ़ सके हमारे इंडिया में। रक्षा मंत्रालय, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उसने 5th एडिशन लॉन्च किया है इसका, DSIC का, डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज। किसके अंडर किया है? ये IDEX-DO है। IDEX-DO क्या है? इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या, टारगेट देखो, हमारे इंडिया में सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता हमें अचीव करनी है, हासिल करनी है, ताकि इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हमारे इंडिया में डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर में प्रमोट की जा सके। मतलब वही बात है, हमारे इंडिया में सारे जो मिसाइल्स वगैरह या जितने भी हमें इक्विपमेंट की ज़रूरत है डिफेंस में, रक्षा में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को, वो सब हमारे इंडिया में बनाई जाए। कुछ प्रॉब्लम है इसमें, जैसे कुछ चैलेंजेज हैं, सिचुएशनल अवेयरनेस के बारे में, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अभी ये चैलेंज है इनसे रिलेटेड, ये अभी अनवेल किए हैं, चलाए गए हैं। ये IDEX क्या है? IDEX है भाई साहब ये
जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है ताकि जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसमें मॉडर्नाइजेशन लाया जा सके। मतलब जो भी रिलेटेड रिसेंट टेक्नोलॉजी है वो डिफेंस में लाई जा सके। 2018 में लॉन्च किया था ये आईडेक्स। इसमें यही था कि जो डिफेंस और एरोस्पेस है उसमें इंडस्ट्रीज़ को इंगेज करना है ताकि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। कोई भी इंडस्ट्री मान लो डिफेंस में प्रमोशन मतलब रिसर्च और डेवलपमेंट करना चाहे, चाहे एमएसएमई हो उस पर स्पेशल फोकस किया। एमएससी मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु छोटे और मतलब मध्यम इंटरप्राइजेज, ऐसी कंपनी जो छोटी होती हैं, छोटी कंपनियां। स्टार्टअप जो नई नई कंपनियां खुली होती हैं, ऐसी कंपनियों को, या कोई इंडिविजुअल इनोवेटर है वो अपना योगदान करना चाहता है, R&D इंस्टीट्यूट है या अकेडमी है कोई, तो यहाँ पे इनोवेशन लेके आए डिफेंस सेक्टर में। इसका टारगेट मेन ये था। इसको फंड कहाँ से आता है, पैसा कहाँ से मिलते हैं? डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको फंड करती है। और डीओ क्या है? ये डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये जो डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये है क्या? एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है। मतलब इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये कंपनी रजिस्टर की गई थी जो कंपनीज एक्ट है 2013 का, इसमें रजिस्टर की गई है। इसके दो को फाउंडर हैं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक ये कंपनी है, ये भी इंडिया के डिफेंस सेक्टर के लिए हथियार वगैरह बनाती है। एक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल, एक PSU है, ये भी डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, ये PSU। ये इसके को फाउंडर हैं DIO के, और कंपनीज एक्ट में रजिस्टर है ये नॉन प्रॉफिट कंपनी की तरह। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है रिकॉर्ड शुगर एक्सपोर्ट हेल्प रिड्यूस केन ड्यूज। देखो अभी क्या है, शुगर का जो चीनी है, चीनी का एक्सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में। मतलब इंडिया से बाहर देशों में हम बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये क्या है, जो केन ड्यूज हैं, केन का मतलब है शुगर केन, गन्ना। देखो भाई साहब ऐसा होता है हमारे इंडिया में, जो गन्ने की खेती होती है शुगर केन की खेती होती है। शुगर केन बोलते हैं गन्ने को और चीनी को शुगर बोलते हैं, आपको पता ही होगा। जो गन्ने की खेती होती है तो किसान अपना गन्ना बेचते हैं कहाँ पे? देखो कोई चीज़ ऐसी होती है मंडी में लेके जाते हैं, कोई चीज़ उगाते हैं तो क्रॉप उगाते हैं कोई भी फसल, लेकिन शुगर केन को लेके जाते हैं शुगर मिल में लेके जाते हैं। जो शुगर मिल बनी होती है, मतलब ऐसे फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे गन्ने को खरीदा जाता है, वहाँ पे चीनी या गुड़ बनाया जाता है उनसे, और ये फिर फार्मर को ये पैसा देती हैं, शुगर केन जो खरीदती हैं। और ये कभी इनके पास क्या है, शुगर मिल बहुत हमारे इंडिया में घाटे में चल रही होती है, डेफिसिट में, तो इनके पास इतना पैसा नहीं होता कि तुरंत किसान को दे दें। लेकिन किसान को तो अपनी फसल बेचनी होती है भाई साहब, नहीं तो उनकी फसल ख़राब हो जाएगी। तो ये दे के जाते हैं, तो ये पर्ची दे देते हैं इन्हें, रिसिप्ट, कि भाई साहब इतना पैसा बकाया, आप रिसिप्ट लेके चले जाओ, जब मेरे पास होगा शुगर मिल के पास पैसा तब वो किसान को दे देगी। तो ये पेंडिंग में पड़े रहते हैं ड्यूज, मतलब शुगर केन के जो भी पैसा देना किसानों को शुगर मिल के पास पेंडिंग में पड़े रहते हैं कि उन्हें किसानों को देना है। तो अब एक्सपोर्ट बढ़ गया है तो ये रिड्यूस करेगा, जो भी ड्यूज है, जो भी बकाया है शुगर मिल पे किसान का पैसा, तो उसको रिड्यूस करेगा। मतलब अब रह जाएगा 9000 करोड़ रुपीज़ से भी नीचे जो एरियर्स है, मतलब पेंडिंग पैसा पड़ा हुआ है शुगर मिल के पास। ये अभी जो शुगर मिल ने एक्सपोर्ट किया है वो 60 लाख टन से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। कुछ रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। देखो गवर्नमेंट क्या है, अभी क्या क्या है, शुगर जो होती है, एक्सेस शुगर हमारे इंडिया में, मतलब ज़्यादा शुगर उगाते हैं हम, हमारा कंजप्शन भी हो जाता है और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और जो बाकी की शुगर बचती है उसे एथोनल प्रोडक्शन में हम यूज कर रहे हैं। एथोनल एक फ्यूल होता है भाई साहब, बहुत बार पढ़ा है हमने, स्पेशल लेक्चर लेके भी पढ़ा हुआ है इथेनॉल को। जैसे आपके सभी के घर में गुड़ तो होगा ही, गुड़ होता है जो जगेरी बोलते हैं भाई साहब इंग्लिश में गुड़ को। तो जो गुड़ है, गुड़ को अगर गर्म कर दे तो एक सीरा सा बन जाता है उसका, और इसी में प्रोसेसिंग की जाती है, फिर उससे इथेनॉल बनाया जाता है जो फ्यूल होता है। आपकी बाइक, कार, गाड़ियों में यूज हो सकता है, पेट्रोल डीजल की तरह गाड़ियाँ चल सकती हैं इससे। तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए अभी डाइवर्ट किया है बहुत सारा शुगर, जिससे इथेनॉल बनाई जा सकती है शुगर केन से। पिछले 4 सालों में जो शुगर का एक्सपोर्ट रहा है वो 10 गुना से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, बढ़ गया है। तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है। और एक बात याद रखना भाई साहब, पिछले 10 सालों का पेपर उठाओगे 6 से 7 बार, और 10 साल छोड़ दो, पिछले 3-4 सालों में लगातार पूछता आ रहा है शुगर केन से रिलेटेड, शुगर से या शुगर केन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी। पिछले साल भी पूछा, उससे पिछले साल भी पूछा है प्रीलिम में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, 10
गुना से भी ज़्यादा 10 टाइम्स, मोर देन 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ये शुगर का एक्सपोर्ट हमारे इंडिया से, बाहर देशों में बेचते हैं हम। अभी जो एक्सपोर्ट की जो डिमांड हुई है वो ग्रोथ हुई है, क्यों हुई है? क्योंकि भाई साहब पूरे वर्ल्ड में क्या है ना, लगभग बहुत सारी कंट्री इंडियन शुगर की, इंडिया में जो चीनी बनती है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में, बहुत सारी कंट्री डिमांड करती हैं। और जो प्राइस है लगभग 6000 पर टन प्राइस है इसका, किसका? शुगर का। और इसके बावजूद भी, इम्प्रेसिव ग्रोथ देखने के बावजूद भी, मेजर इशू क्या है शुगर केन फार्मर्स के लिए, जो फार्मर गन्ने उगाते हैं उनके लिए क्या है इशू? एरियर्स, पेंडिंग, इनकी क्या है, जो इन्हें पैसा देने इनकम वो पेंडिंग पड़ी रहती है शुगर मिल के पास, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है इसमें, शुगर केन का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट अनाउंस करती है। देखो जो ऐसी 23 क्रॉप है जिनके लिए एमएसपी डिसाइड करती है। एमएसपी, एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, लेकिन इसे लिखते हैं 22+1। 22 के लिए एमएसपी वर्ड हम यूज करते हैं, और 1 क्रॉप है वो शुगर केन, उसके लिए एफआरपी यूज करते हैं। ये क्या है? एमएसपी तो हो गया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और ये एफआरपी क्या है? ये एफआरपी है फेयर रिम्यूनरेटिव प्राइस। होता देखो वही है एमएसपी की तरह ही, कि फसल बोने से पहले, किसान की फसल बोने से पहले गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि हम इतने रुपए में आपकी फसल को आपसे खरीदेंगे, वही होता है एमएसपी। और अगर गन्ने के लिए करे वो उसे बोल देते हैं एफआरपी, होता सेम है, समझ गए, लेकिन वर्ड यूज करते हैं अलग। एफआरपी शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए, और एमएसपी बाकी की 22 क्रॉप के लिए। इसमें जैसे चावल आ गया, वीट आ गया, गेहूं, दालें आ गई, वो आती हैं, बहुत सारी क्रॉप आती हैं इसमें। तो ये चीज़ आपको बस याद रखनी है। तो यही थे आज के टॉपिक, हम क्वेश्चन करेंगे इस पर बेस्ड कुछ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो जो हम टॉपिक क्या है अपने क्वेश्चन, जो टॉपिक रहते हैं हमारे करंट अफेयर के उसमें इंक्लूड नहीं कर पाते, तो हम वो क्वेश्चन फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक भाई साहब एक साथ करेंगे तो 2-3 घंटे का लेक्चर हो जाएगा, और आप भी नहीं पढ़ना चाहोगे, आप भी इतने सिंसियर नहीं हो कि 2-3 घंटे का लेक्चर देखोगे। तो आपको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। GSLV-M के थर्ड जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, रॉकेट होता है भाई साहब जिससे सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हैं आसमान में, MK3 नाम का ये रॉकेट है, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना करेक्ट कौन सा है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है GSLV-M के थर्ड है, ये डिजाइन किया गया था चाहे जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में या लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेजने हो, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है लगभग 400-600 किलोमीटर से नीचे, मतलब 2000 किलोमीटर से नीचे, ये मान लो 2000 किलोमीटर से नीचे, अर्थ से ऊंचाई में 2000 किलोमीटर से नीचे लो अर्थ ऑर्बिट। और जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है लगभग 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पे, 36,000 लगभग पूरा एग्जैक्ट देखोगे तो 35,786 किलोमीटर, ये आपको एग्जैक्ट भी याद रखना है। नेक्स्ट बोल रहा है कि GSLV है जो ये गगनयान, जो चंद्रयान 3 हम मिशन भेजेंगे वो GSLV-M के थर्ड के द्वारा ही भेजेंगे आसमान में, स्पेस में। जो GSLV-M के थर्ड है इसने रसिया डेवलप्ड क्रायोजेनिक इंजन यूज किया है इस रॉकेट ने अपर स्टेज में। अब आपको बताना करेक्ट कौन सा है। 2 ओनली, 1 2 ओनली, 1 3 ओनली, ऑल ऑफ दी अबव। देखो 3 गलत है, क्योंकि रसिया का भाई साहब हमने कोई क्रायोजेनिक इंजन नहीं लिया है, हमने इंडिजिनसली डेवलप किया है, हमारे इंडिया में ही डेवलप किया है क्रायोजेनिक इंजन, जो इसकी तीसरी स्टेज पे यूज होता है। तीसरी स्टेज का मतलब है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले फ्यूल यूज होता है, सॉलिड, लिक्विड, फिर क्रायोजेनिक इंजन यूज होता है, ऐसे यूज होते हैं। इसमें 3 स्टेज हैं इसकी, तो हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 1 और 2 करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट है आपको इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के रिगार्डिंग बतानी है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के रिगार्डिंग। एक्सट्रीमिस्ट का मतलब है गर्म दल के जो नेता थे उनकी जो विचारधारा थी अर्ली फेज, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अर्ली फेज में, मतलब जब जो पहला फेज था इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उस टाइम पे मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट का मतलब होता है नरम दल के नेता, नरम दल, मॉडरेट जैसे हो गए गांधी जी, नेहरू, और एक्सट्रीमिस्ट मतलब गरम दल के नेता लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो इनकी जो आइडियोलॉजी थी गरम दल के नेता की, वो अर्ली फेज में, स्टार्टिंग में, शुरुआत में कैसी थी वो आपको बताना है। ये स्टेटमेंट दी गई है भाई साहब, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लो और इन स्टेटमेंट में बताओ कौन सी है। इसका सही आंसर है डी, ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मीन्स इन प्लेस ऑफ पिटिशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज, मतलब कि अग्रेसिव मीन्स के द्वारा
सेल्फ गवर्नमेंट, हमें अपनी आज़ादी हासिल करनी है, ये उनकी आइडियोलॉजी थी, यानी कि डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है जो होम रूल मूवमेंट था 1916 में, आपको पता है होम रूल मूवमेंट चलाया था, एनी बेसेंट ने चलाया था और बाल गंगाधर तिलक ने। तो आपको बताना है इसका फोकस किस पे था, एम्फेसाइज, एम्फेसाइज का मतलब है फोकस, फोकस किस पे था इसका, रिवाइवल ऑफ स्वदेशी, स्वदेशी को दोबारा से रिवाइवल करना था, इंडियंस का पार्टिसिपेशन, हिस्सेदारी बढ़ाना था सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। नेक्स्ट है कि जो सारी कम्युनिटीज़ के लोग हैं इंडिया में सबके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट देना था, डिमांड करनी थी अंग्रेजों से। 1, 1, 2, 1, 3 या ऑल ऑफ दी अबव। देखो थर्ड बिल्कुल गलत है, इसका ये टारगेट बिल्कुल नहीं था कि सबके लिए सेपरेट अलग से इलेक्टोरेट हो जैसे मुस्लिम लीग को मिली हुई थी मुस्लिम को, लेकिन बाकी के दो बिल्कुल सही हैं, स्वदेशी को रिवाइवल करना और सेल्फ गवर्निंग जो भी इंस्टीट्यूट है उसमें इंडियन की भागीदारी बढ़ाना। तो 1 और 2 ये हमारा सही हो जाएगा, बी आंसर इसका। नेक्स्ट आपको बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट ही बतानी है इसमें भी। पहली स्टेटमेंट करिए कि इंडिया क्या है पूरे वर्ल्ड में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसमें टॉप 5 पोजीशन में आ गया है। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है नवीनीकरण ऊर्जा, जैसे सूरज से बनने वाली बिजली, हवा से बनने वाली बिजली, यानी कि सोलर एनर्जी हवा से बनने वाली बिजली, विंड एनर्जी हवा से बनने वाली हो गई और सोलर एनर्जी सूरज से बनने वाली। तो इसमें टॉप 5 में आ गया क्या, रिन्यूएबल एनर्जी में। इंडिया क्या है, इंडिया का टारगेट है कि सोलर एनर्जी से 450 गीगावाट बिजली बनाएंगे 2030 तक। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा है, 1, 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है, पहला बिल्कुल सही है, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि सोलर एनर्जी का नहीं है सिर्फ टारगेट 450, पूरी रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है। सोलर, विंड या थर्मल एनर्जी किससे भी बनाए, मतलब कहने का मतलब जो स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं किसी से भी बनाए जो रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। तो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है 450 गीगावाट 2030 तक, तो सिर्फ सोलर एनर्जी का नहीं है, तो इसलिए गलत हो जाता है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना, दो स्टेटमेंट दी हुई है, करेक्ट बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली है कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसने आर्टिकल 21 में ए क्लाउज जोड़ा और जिसने फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो हमारा संविधान है वो रिजर्वेशन देता है कि किसी भी सिटीजन की, किसी भी बैकवर्ड क्लास का हो कोई भी सिटीजन, उनके एडवांसमेंट के लिए सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जितने भी स्कूल कॉलेज हैं सभी में रिजर्वेशन देता है हमारा संविधान। तो आपको बताना करेक्ट कौन सा, 1, 2 दोनों सही दोनों गलत। देखो दूसरा गलत है, इसमें देखो माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटी के इंस्टीट्यूशन स्कूल कॉलेज, उनमें रिजर्वेशन नहीं होती भाई साहब, बैकवर्ड क्लास वालों की मतलब SC ST OBC वगैरह की जो रिजर्वेशन होती है, लेकिन बाकी सब में होती है। तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तो हमारा पहला सही आंसर है, ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।